सब लोगों को यहां बुलाने का एक विशेष कारण है, क्योंकि मैं अपने गांव की और आप सब लोगों की रक्षा का निर्णय ले सकूं। जिस तरह से मुझे आप लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी, उसमें मैं पूरी तरह से सक्षम नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी अध्यक्षता को त्याग कर अपने पद से अलग हो जाऊं। अनर्थ हो जाएगा महाराज, अनर्थ हो जाएगा। यदि आपने हम गांव वालों के सिर से अपना हाथ उठा लिया तो हम अनाथ हो जाएंगे। आप अपना पद त्याग दें, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह हमें स्वीकार नहीं होगा महाराज, नहीं करेंगे हम स्वीकार। महाराज, क्या हम गांव वालों से कोई भूल हो गई जो आप हमें अपनी शरण से निकाल देना चाहते हैं? क्या गांव वालों के प्रति आपकी प्रेम भावना समाप्त हो गई? बात प्रेम और भावनाओं की नहीं है, बात आदर्श और उसूलों की है, बात सुरक्षा और शक्ति की है। यह सच है कि वीर सेन के बाजुओं में अब वो बल और शक्ति नहीं रही जो एक गांव के रक्षक में होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस गांव की अध्यक्षता किसी शक्तिशाली बाजू में हो। इस पूरे गांव में आपसे अधिक शक्तिशाली कौन है महाराज? है एक ऐसा योद्धा जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। आपसे शक्तिशाली योद्धा इस गांव में कोई है? एक ऐसा युवक जिसका सीना चट्टानों से टकराने का हौसला रखता हो, जो तूफानों से टकराने का साहस रखता हो, जो पूरे गांव की सुरक्षा करने में सक्षम है। अगर ऐसा महायोद्धा आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या आप उसे अपना रक्षक स्वीकार करेंगे? लेकिन ऐसा महावीर योद्धा है कौन महाराज? एक योद्धा है, वनराज। आओ बेटा। हमारे गांव का शक्तिशाली रक्षक वनराज आज 21 वर्ष का हो चुका है और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व प्रतीत हो रहा है कि ये सर्वगुण संपन्न है। अगर मेरे स्थान पर वनराज को इस गांव का अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या आप लोग वनराज को स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं महाराज, हम गांव वाले बहुत भाग्यशाली होंगे जिनका रक्षक वनराज जैसा योद्धा हो। मुझे आप लोगों से यही आशा थी। जो प्रेम आज तक आप लोगों ने मुझे दिया है, वही प्रेम आज से आप वनराज को देंगे। मुझे वनराज पर पूरा भरोसा है कि अपनी कर्तव्य की हर कसौटी पर पूरा उतरेगा। इसलिए आपकी रजामंदी चाहते हुए मैं वनराज को इस गांव का अध्यक्ष घोषित करता हूं। हमें स्वीकार है महाराज, स्वीकार है। मैं आप सबका आभारी हूं। बेटा, अपनी मां का आशीर्वाद लो। जुग जुग जियो बेटा। आज से पूरे गांव की सुरक्षा तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये प्यार जो गांव वालों ने तुम्हें दिया है, इसका मान रखना हमेशा। मैं अपना कर्तव्य पूरे आदर और सम्मान के साथ निभाऊंगा मां। पद्मा, आपको हमारे राजमहल को छोड़े हुए पूरे 21 वर्ष हो गए हैं। आज हमारा पुत्र भी 21 वर्ष का हो गया होगा। बहुत याद आती है आप दोनों की। हमने बहुत बड़ा अपराध किया।
अन्याय किया है हमने आपके साथ। भाग्य लिखने वाले ने भी क्या भाग्य लिखा है, जो आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं, उन्हें देखते ही अपनी दृष्टि खो देंगी। पद्मा, एक बार वापस लौट आओ ताकि हमें हमारा सुख और चैन वापस मिल सके। काश हमने आचार्य रुद्रनाथ की बात को स्वीकार नहीं किया होता, तो आज राजकुंवर हमारे राज्य के उत्तराधिकारी होते। आप दोनों के बगैर हम बहुत तन्हा हैं। मेरी समझ में नहीं आता महाराज, वो अपशकुनी पुत्र जो आपके विनाश का कारण बनने वाला था, उसके लिए आप आज भी आंसू बहा रहे हैं। और वो जवान पुत्र जो दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है, उसके पास देखने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं। आप किसकी बात कर रही हैं रानी? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। चलिए महाराज, मान लिया आप हमारे लिए और सुवर्णा के लिए अच्छे पति नहीं साबित हो सके, कम से कम अपने पुत्र भानु प्रताप सिंह के लिए अच्छे पिता साबित होकर दिखाइए। राजकुंवर भानु प्रताप सिंह अगर इस लायक होते तो हमने कब का उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया होता। ये कहकर आप अपने पुत्र का अपमान कर रहे हैं महाराज। हम अपमान नहीं कर रहे, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो राजगद्दी के लायक नहीं है। और वो अभिशापी पुत्र वो राज सिंहासन के लायक था। धन्य है आचार्य रुद्रनाथ जी, जिन्होंने सही समय पर आकर हमें उस मनहूस के बाद। मनहूस मत कहो उसे। भगवान करे वो जहां भी हो सुखी हो। सुखी कैसे रह सकते हैं वो, जिस औरत ने एक पत्नी का अधिकार मुझसे छीन लिया, जिसने मुझे सुख चैन से जीने नहीं दिया, उसके पुत्र को अभिशाप तो मिलना ही था। महारानी पद्मा हमें सबसे प्रिय थी और उनके खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनना चाहेंगे। ठीक है महाराज, फिर आप अपनी जिद को सीने से लगाए रखिए और इंतजार करते रहिए अपने वारिस और जान से भी प्यारी पद्मा का। और वो लोग जो आपकी आंखों के सामने हैं, उनके अधिकारों की हत्या करते रहिए। क्या यही आपका कर्तव्य है? क्या यही आपका न्याय है? ये अन्याय नहीं तो और क्या है? महाराज ने अभी तक अपने जवान पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। अरे, वो तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे मरे हुए 21 वर्ष बीत गए। छोटी माँ, महाराज की तलवार में अब संग लग गया है और यही समय है जब मुझे विद्रोह कर देना चाहिए। मैं इस राज्य का राज सिंहासन पलट कर रख दूंगा। तुझे किसकी प्रतीक्षा है भानु? एक बात याद रख, अधिकार अगर ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। विद्रोह कर, विद्रोह। छोटी माँ तेरे साथ है। नहीं नहीं, विद्रोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अभी महाराज से मिलकर आ रही हूँ। मैंने उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया है, अब उन्हें सोचने दो। हो सकता है कि विद्रोह किए बिना ही तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले। नहीं माँ, नहीं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर पिताश्री ने तुरंत मुझे राजपाट नहीं सौंपा तो उन्हें मेरे विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। विद्रोह करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। महाराज की शक्ति का सामना तुम कभी नहीं कर सकते। पराजय के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूं? एक ओर महाराज के सामने तलवार लेकर खड़ा नहीं हो सकता और दूसरी ओर राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। तो क्या मैं विद्रोह करने का साहस भी न करूं? साहस करो भानु, जरूर करो, परंतु आत्महत्या का नहीं, हत्या का। हत्या? किसकी हत्या? महाराज की हत्या। विद्रोह की यही पहली सीढ़ी है। ये तुम क्या कह रही हो सुपर्णा? भानु अपने पिता की हत्या करेगा? क्यों नहीं दीदी, इतिहास साक्षी है। राजगद्दी हासिल करने के लिए
कितनी बार अपनों ने अपनों का खून बहाया है। नहीं 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 सुपर्णा, ये उचित नहीं। क्या उचित नहीं है? सुहाग की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सुहाग? सुहाग ने कौन सी रक्षा की है हमारी? कौन से अधिकार दिए हैं हमें? दो पत्नियों के होते हुए भी महाराज तीसरी को लेकर आ गए। नहीं दीदी, महाराज की हत्या में ही हमारी भलाई है। वाह माँ वाह, क्या नसीहत दी जा रही है पुत्र को। भाग्यश्री, मत लीजिए अपनी जुबान से मेरा नाम। आप एक माँ और एक पत्नी के स्तर से इतना गिर सकती हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती। सोचने और समझने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम्हें आवश्यकता नहीं है कि तुम राजमहल के कार्यों में हस्तक्षेप करो। मैं जो भी कह रही हूँ सबके हित की बात है। पति की हत्या में कौन सा हित छिपा है आपका? सुना था सुहाग ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए यमराज से भी टकरा जाती हैं, और आप यमराज से ही अपने सुहाग का सौदा कर रही हैं। भाग्यश्री, मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, और यहाँ तुम्हारे बड़े भाई के अतिरिक्त तुम्हारी बड़ी माँ भी मौजूद है। क्या तुम्हारे अंदर किसी के लिए मान सम्मान, किसी के लिए सभ्यता है या नहीं? या सभ्यता के अतिरिक्त और कुछ आता नहीं तुम्हें? और आपको क्या आता है बड़े भैया, पिता की हत्या रचने का षड्यंत्र? अगर आपको राजपाट की इतनी ही चाहत थी, उत्तराधिकारी बनने का इतना ही बड़ा सपना था, तो खुद को उस लायक क्यों नहीं बनाया कि महाराज खुद अपनी राजगद्दी आपको सौंप दे? भाग्यश्री, अपनी सीमा में रहो। मैं तो अपनी सीमा में ही रहूंगी, क्योंकि मुझे आपका अपराध छुपाने के लिए चुप रहना ही पड़ेगा, वरना शायद मैं जाकर पिताजी को सब कुछ बता देती। बस 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 करो ये बातें। वैसे भी महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद वो आज भी पद्मा को भुला। आज अमावस का दिन है माँ, मेरे बेटे की तो रक्षा करना, उसे हर संकट हर मुसीबत से बचाना माँ। माँ, हाँ माँ, क्या बात है वनराज? माँ मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर? कहाँ? बस्ती वालों का हालचाल पूछने, वरना वो सोचेंगे उनका उत्तराधिकारी बनते ही घमंडी हो गया। बेटा बेटा आज रात को बाहर जाना ठीक नहीं है, तुम कल चले जाना। लेकिन क्यों? आज ऐसी क्या बात है? आज अमावस है बेटा, और अमावस की काली छाया बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। पता नहीं कब अमावस का प्रकोप आकर दबोच ले। माँ ये सब अंधविश्वास है, और हमें कोई बच्चा नहीं रहा। ये अमावस शमावस कुछ नहीं होता, सब बेबुनियाद बातें हैं ये। भगवान ने सब दिन एक जैसे बनाए हैं, इन पे विश्वास मत करो, कोई सच्चाई नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। माँ क्या बात है, आप बचपन से मुझे चेतावनी देती आ रही हैं। आखिर इस अमावस से मेरा संबंध क्या है? जब ये अमावस आती है तब मैंने अपनी आंखों में डर देखा है, एक खौफ देखा है। इसकी वजह क्या है? कुछ भी नहीं है बेटा, हर माँ की तरह तुम्हारी माँ भी तुम्हें अमावस की काली छाया से बचाना चाहती है। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? अगर ये बात है तो आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आज सूरज ढलने से पहले घर वापस लौट आएगा। पद्मा, आज पहली बार मुझे वनराज की बातों में शक का अंश झलकता हुआ नजर आ रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है भैया, कहीं कुछ अशुभ अमंगल ना हो जाए। तुम फिक्र मत करो पद्मा, किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी। मुझे वनराज पर पूरा भरोसा है। बद्री, 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 बद्री,
वनराज। उर्वशी, तू इस वक्त यहाँ जंगल में क्या कर रही है? तू यहाँ क्या करने आया था वनराज? अगर मैं यहाँ नहीं आता ना तो तेरा राम नाम सत्य हो चुका होता अभी तक। शुक्र मना, तेरी जान बचा ली मैंने। अरे तो कौन सा बड़ा उपकार किया मुझ पर, जान बचा ली तेरी। देख उर्वशी, तुम मुझसे ठीक से बात किया कर। ओहो, कबीले का युवराज बनते ही बड़ा घमंड आ गया है। इस गलतफहमी में मत रहना, मैं तेरा कोई मान सम्मान नहीं करने वाली। तू राजकुमार होगा, लेकिन मेरे लिए तो तू वही बचपन का वनराज है। देख, बचपन की बात और थी, अब मैं वो वनराज नहीं रहा। अब मैं यहाँ का युवराज बन चुका हूँ, समझी? समझ गई युवराज जी। अब आप ये बताइए, आप हमारे घर कब पधारे हैं? क्यों, किस लिए? बाबा से मेरा हाथ मांगने के लिए। और किस लिए? अच्छा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मैं और तुमसे शादी करूंगा? अरे, मेरी शादी तो किसी राजकुमारी से होगी। अरे, ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लेगा? तुझे पता नहीं, मैं बचपन से तेरे सपने देखती आई हूँ। मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुझसे होगी। सपने कभी सच नहीं हुआ करते। जा, घर जा। नहीं, मैं घर नहीं जा रही। क्यों? तू इस वक्त यहाँ क्या करेगी? मैं बद्री को ढूंढने आई थी और उसे लेकर ही घर जाऊंगी। बद्री इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? बाबा ने उसे कोई काली बूटी लेने को भेजा था, अभी तक लौटा ही नहीं जंगल से। वैद्य को भी अचानक बैठे बिठाए क्या सोचती है? जब भी कोई काम बताएंगे, ऐसा काम बताएंगे जो संभव ही ना हो। अभी हवा की जड़ ले आना, हवा का कोई पौधा होता है जो उसकी जड़ ले आऊं? अभी नमक के पत्ते ले आओ, वही नमक का कोई पेड़ है जो उसके पत्ते ले आऊं मैं? अभी काली बूटी का बता दिया, कहाँ मिलेगी ये काली बूटी? चलो भी बद्री, ढूंढो काली बूटी, कहीं तो मिलेगी। अरे 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 अरे, वनराज, 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 बहुत सही समय पर आए हो। वैद्य जी ने एक अजीब बला मेरे सिर पे मुड़ दी है। काली बूटी मंगवाई है। हाँ? तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम है। रुक, मैं भी ढूंढ कर देता हूँ। चल बद्री। वनराज, उधर मत जाओ, वहाँ खड़ा है। फिक्र मत करो बद्री, तुम्हारी काली बूटी यहीं मिलेगी। मैंने तुझे कहा था ना, इधर आ जाओ। अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो। नहीं चाहिए मुझे काली बूटी। हट जाओ, वरना ये सारे नाग तुझे डस लेंगे। हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा। काली बूटी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, वरना वैद्य जी तुम्हारी जान खा जाएंगे। ये लो तुम्हारी काली बूटी। वनराज, तुमने मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाला।
तुम वाकई में सच्चे दोस्त हो। हमेशा मुसीबत के समय तुम मेरे काम आए हो। बचपन से लेके आज तक तुमने मेरी बहुत सहायता की है। बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे। ये भी कोई पूछने वाली बात है बद्री? आखिर तुम मेरे बचपन के सबसे प्यारे दोस्त हो। अब राजगद्दी पर बैठने के बाद तुम बदल तो नहीं जाओगे? ये तो कैसी बातें कर रहा है बद्री? जो तुम मेरे लिए बचपन में था हमेशा वही रहेगा। चल जा, अब तो घर जा, बाबा तेरा इंतजार करें। रुक जाओ युवक, रुक जाओ। क्या बात है बाबा, कौन है आप? तुम्हें इसलिए पुकारा कि तुम मेरी सहायता कर सको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहाँ जाना है आपको? चंबासा गांव। चंबासा गांव तो यहीं पास में ही है, ये रास्ता वहीं जाता है, सिर्फ 2 कोस की दूरी पर है। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद युवराज। युवराज? क्यों, तुम्हें मेरी बात पर आश्चर्य क्यों? इसलिए क्योंकि मैं कोई युवराज हूं ही नहीं, मैं केवल एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। असंभव! तुम्हारा पिता कोई साधारण लकड़हारा हो ही नहीं सकता। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम्हारे मस्तिष्क पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे मस्तिष्क पर बाबा? यही कि तुम एक महाबली महाराज के पुत्र और एक बहुत बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो। बाबा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ तो हमेशा कहती थी कि मैं एक लड़का। झूठ बोलती है तुम्हारी माँ, झूठ। बाबा, अगर इस वक्त छोटे बड़े की मर्यादा नहीं होती तो मैं आपका अपमान कर बैठता। तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले रक्त में राजघराने की ज्वाला है जो दब नहीं सकती। मस्तिष्क की रेखाएं सत्य का प्रमाण होती हैं और तुम्हारा सत्य ये है कि तुम एक बहुत बड़े राज्य के अधिपति हो। बाबा, आप हैं कौन? ज्योतिष देवधर, और मेरा कहा पत्थर की लकीर है। परंतु तुम्हारे लिए युवराज एक शुभ समाचार के साथ साथ एक अशुभ समाचार है, और वो ये कि तुम पर अमावस की काली छाया का अभिशाप है युवराज। अमावस की काली छाया का अभिशाप? ये सत्य है युवराज, और यही कारण है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अमावस के दिन ही चिंतित रहती है, व्याकुल रहती है। तो कहीं अमावस के दिन माँ की परेशानी का कारण मुझे मिला अभिशाप तो नहीं है? वास्तव में इन रेखाओं का ज्ञान है, वरना इन्हें माँ की चिंता का कारण कैसे पता चलता? अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है युवराज। मेरा कहा मानो, शीघ्र सूर्यास्त होने से पहले अपने घर पहुंचो, नहीं तो अमावस की काली छाया तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लेगी। और ये विश्वास समझो कि तुम एक बहुत बड़े राज्य के उत्तराधिकारी हो, और तुम्हें अपने युवराज होने के चिन्ह अवश्य मिलेंगे, अवश्य। जाओ युवराज, जाओ। वनराज, क्या चाहिए तुम्हें? क्या ढूंढ रहे हो? वो राज जो आपने किस वक्त तक छुपा के रखा मेरे से, उन सवालों के जवाब जो मुझे आज तक नहीं मिले हैं। मेरा गुजरा हुआ कल, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान ढूंढ रहा हूँ मैं। ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, माँ, मैं कौन हूँ? किस राजघराने से मेरा संबंध है? मेरे पिता कौन है? कहाँ है वो? तुम्हारा संबंध किसी भी राजघराने से नहीं है,
और ना ही तुम किसी महाराजा की औलाद हो। तुम केवल एक लकड़हारे के बेटे हो, बस। माँ, मैं नहीं मानता मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ। अगर मैं हूँ तो मेरे पिता कहाँ हैं? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? वो क्यों मुझे एक बेटे का अधिकार नहीं देते? वो क्यों एक पत्नी को पति का अधिकार नहीं देते? क्यों? वो आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, और उस दिन तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बेटा, तुम्हारे पिता को साजिश करके बंदी बना दिया गया था। उनके दिल को, उनकी सोच को, उनकी आंखों को, हर एक चीज को बंदी बना दिया गया। एक मजबूर लकड़हारा बेचारा कर भी क्या सकता था? सोने के धागों से बने हुए कीमती वस्त्र जो बचपन में मुझे पहनाए गए थे, एक लकड़हारा अपनी सारी उम्र की कमाई से ऐसे वस्त्र नहीं बना पाता। मां, सच क्या है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। जो जीवन तुम गुजार रहे हो, सच वही है। मैं सच हूँ, तुम सच हो, ये घर सच है, और कुछ भी सच नहीं। क्या सच नहीं है कि मैं एक महान राज्य का युवराज हूँ, एक बड़ी सल्तनत का राजकुमार हूँ? राजकुमार तो तुम हो बेटे, एक महान राज्य के ना सही, एक छोटे से कबीले के तो हो। तो क्या जो ज्योतिषी देवता ने मुझे बताया है वो सब झूठ है? ज्योतिषी देवधर? हाँ माँ, मैं ये मान सकता हूँ मैं किसी राजा का बेटा नहीं हूँ, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल गलत नहीं हो सकती कि मुझ पर अमावस्या काली छाया का अभिशाप है। भगवान न करे तुझ पर कोई भी अभिशाप हो। ये तुझे क्या हो गया बेटा? फिर आप अमावस्या दिन मुझ पर क्यों अंकुश लगाती हैं? मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? क्यों मंदिर के सामने झुककर बैठ जाती हैं? सिर्फ और सिर्फ तेरी सुरक्षा के लिए, ताकि तुझ पर अमावस के प्रकोप की काली छाया न पड़े। हर माँ उसके बेटे को उस बला से बचा कर रखना चाहती है। फिर हर माँ से कहीं ज्यादा माँ को मेरी फिक्र क्यों है? देवता की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है, और वो सच्चाई जब तक सामने नहीं आ जाती मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अगर मुझ पर अमावस का श्राप है तो इस श्राप का अनुभव करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। नहीं, शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर माँ की बातों में सच्चाई है तो इसका परिणाम मेरे सामने जरूर आएगा। इस अमावस का परिणाम क्या होगा ये आज ही मुझे देखना है। मुझे वनराज को नहीं बताना चाहिए था कि वो अमावस का श्रापित है। डर ये है कि कहीं वो रात के अंधेरे में घर से निकलने का साहस न कर बैठे। मुझे अमावस का प्रकोप देखने के लिए आज रात ही निकलना पड़ेगा। अगर निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा।
वनराज, हे भगवान मेरे वनराज की रक्षा करना। बद्री, 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 ये क्या हो गया? बद्री, बद्री तुम घायल कैसे हो गए? बद्री तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बाबा को बुलाती हूँ। बाबा! क्या बात है बेटी? बाबा! बद्री, बद्री, तुम्हारी ये हालत किसने की? बद्री बेटा, बद्री बेटा, क्या हुआ? बाबा, तू बुरी तरह से घायल हुआ है। पंजों के जख्म है, पंजों के। लगता है किसी जानवर ने हमला किया इस पर। मैं दवाई लेकर आता हूँ बेटी, मैं दवाई लेकर आता हूँ। बद्री, किसने घायल किया तुम्हें बद्री? हाँ बताओ, बताओ बद्री। बाबा! ले बेटा ले, अब तू ठीक। बद्री! बद्री! नहीं बद्री, बाबा, बद्री बेटा, क्या हुआ है बद्री को? क्या हुआ है बद्री को बाबा? बाबा क्या हुआ है इसे? बद्री बेटा, बद्री बेटा, बद्री बेटा, बाबा क्या हुआ है बद्री को? क्या हुआ है? बद्री हमें छोड़कर चला गया बेटी। वनराज, 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 वनराज,